हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखते हैं मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होता है। इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन मॉड ऑफ z को कैसे डिनोट करते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर z लिख देते हैं, इसको बोलते हैं मॉड ऑफ z। इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर x इज द रियल ऑफ z एंड y इज द इमेजिनरी ऑफ z। ओके, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ z इक्वल टू 2 प्लस 3i इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर रियल z क्या है हमारा 2 और इमेजिनरी z क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ i, यहाँ पे क्या है 3। तो मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 एंड 3 स्क्वायर 9। रिजल्ट क्या आया 13। तो 13 इज द मॉडुलस ऑफ z। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट इज ऑल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ z ऑफ होल स्क्वायर। एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। मान लो x प्लस आई वाई इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लाई में इसका कॉन्जुगेट क्या होगा x माइनस आई वाई। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बन रहा है आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई वाई ऑफ होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मॉड ऑफ जेड अभी हमने सीखा क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका जब हम स्क्वायर कर देंगे तो इसी के इक्वल नहीं आ जाएगा जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। ओके, तो z into z conjugate is also equal to mod of z square। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। mod z1 into z2 है और मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग, z1 मल्टीप्लाई z2। एंड इसी तरीके से डिवाइड में है मोड, तो भी हम सेपरेट कर सकते हैं। z1 डिवाइडेड z2 है, सेपरेटली इसको क्या लिख सकते हैं z1 और मॉड ऑफ z2। ओके, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी z ऑफ टू द पावर n टू द होल टू द पावर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z पावर n। मतलब पावर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और मॉड ऑफ z पहले निकाल के फिर पावर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है कि इफ z इक्वल टू z स्क्वायर, अब z की वैल्यू हमने ले लिया 2 प्लस आई वाई या i3 ले लेते इसका स्क्वायर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर को बाहर कर देंगे, है ना, फिर इसका पहले मॉड निकालेंगे। तो 2 प्लस 3 का भी मॉड हमने क्या निकाला था, रूट 13। तो 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होल टू द पावर 2। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 9 होल टू द पावर 2, क्या आ गया रूट 13 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल मतलब 13। तो मॉड ऑफ z टू द पावर n है, पहले हम लोग मॉड निकालेंगे फिर पावर उसका कर देंगे जो भी पावर। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो जेईई मेंस में आता है कई बार, इफ z1 प्लस z2 मॉड में पॉजिटिव है, तो ये क्या होता है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू z1। सेपरेट तो करेंगे, इक्वल नहीं होते, क्या होते हैं लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2। और ये क्या कहलाता है, मैक्सिमम वैल्यू, क्या होता है जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। ये हमें क्या बताता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, z1 एंड z। अब इसी तरीके से मान लो सब्ट्रैक्शन ऑफ z1 प्लस z2, अब इसको ग्रेटर देन इक्वल टू लिख देंगे तो z1 माइनस z2 हो जाएगा। ओके, तो इस कंडीशन में क्या कहलाता है, मिनिमम वैल्यू, क्या होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ z।
1 एंड z। गॉट इट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्गेंट प्लेन एंड आर्ग्यूमेंट एंगल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें देखते हैं इफ z इक्वल टू मान लेते हैं x प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्गेंट प्लेन होता क्या है। आर्गेंट प्लेन क्या होता है, आप पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हो 10th क्लास से। आर्गेंट प्लेन क्या होता है, कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या कार्टेशियन प्लेन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कार्टेशियन प्लेन में क्या होता था, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसमें क्या है, दो चीजें, रियल जेड एंड इमेजिनरी जेड। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, रियल एक्सिस, रियल जेड एक्सिस एंड इमेजिनरी जेड एक्सिस। तो यहाँ रियल जेड डैश और यहाँ इमेजिनरी वाई एक्सिस का नाम क्या बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स में, इमेजिनरी एक्सिस, और एक्स एक्सिस का नाम क्या होता है, रियल, और जिस पॉइंट पे दोनों मीट करते हैं ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं आर्ग्यूमेंट एंगल। आर्ग्यूमेंट एंगल क्या होता है, देखो मान लो एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट, जिसकी पॉइंट क्या होगी x, y, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस पे है। ओके, तो इसके बीच का जो एंगल क्रिएट हुआ, ये एंगल मान लेते हैं थीटा, इसी को क्या बोलते हैं, टेंजेंट। इसको डिफाइन कैसे करेंगे आर्ग्यूमेंट एंगल को, यहां लिख देते हैं आर्ग्यूमेंट एंगल। तो टेंजेंट एंगल बिटवीन tangent angle along with Cartesian plane of x axis। मतलब जो x एक्सिस के जो along with जो कार्टेशियन प्लेन के बीच का जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल, टेंजेंट एंगल, उसी को क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। कोई इसको एम्पलीट्यूड भी बोल देता है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेंजेंट मतलब 10, अब ट्रिग्नोमेट्री मतलब टेन थीटा। अब देखो, अब इसको हम ड्रॉ कर दे परपेंडिकुलर। तो ये क्या बता रहा है, यहां से मान लो ए पॉइंट ले लेते हैं एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, एक्स वाई अपॉन एक्स, क्योंकि क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर वाई है और बेस क्या एक्स, वाई अपॉन एक्स। यही क्या है हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो यहाँ मोड लगा देते क्योंकि एक्स और वाई रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। तो 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और इसीलिए हम लोग मोड ऑफ वाई अपॉन एक्स लिख देते। ओके, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखो इफ मान लेते हैं कि z इक्वल टू 1 माइनस आई इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें देखो x क्या है हमारा, पहले 1 प्लस आई कर लेते हैं। x क्या है 1, y क्या है 1 ही है क्योंकि इसके आगे कोफिशिएंट क्या है i का 1 है। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, y अपॉन एक्स, मॉड ऑफ y अपॉन y की वैल्यू 1, ये भी 1। तो देखो 10 कितने डिग्री में 1 होता है ये बताओ, आप पढ़े हो पिछले क्लास में 10 45 डिग्री 1 होता है। तो 10 से 10 कैंसिल, थीटा क्या आ गया 45। तो हमारा आर्ग्यूमेंट एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हो गया 45
5 डिग्री। गॉट इट। अब देखो ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मान लो सेकेंड एंड थर्ड का भी देखते हैं हम लोग। तो मान लो हमने ले लिया सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब z इक्वल टू है 1 माइनस आई, तो y पॉजिटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? सेकेंड। तो ये पॉइंट कहीं यहां आएगा, तो ये क्या है x, सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y पॉजिटिव। देखो कुछ ये एंगल, और हमने क्या बोला, और एंगल ऑलवेज कैसे मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो एंगल हमारा यही आर्ग्यूमेंट एंगल थीटा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये पता चल जाता है, ये मान लेते हैं थीटा, ये पूरा एंगल आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा? पाई माइनस थीटा नहीं हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है? इन सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा। कैसे हुआ, समझ में आ गया? क्योंकि हमको चाहिए क्या, ये एंगल और ये हम मान लेते हैं कि थीटा है। ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर में क्या होता है, 180 में से थीटा माइनस कर देंगे तो यही फाइंड हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो गया? पाई माइनस थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब हम मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे ही जाते हैं, मान लो यहाँ पे कुछ पॉइंट आ गया होगा, तो दोनों ही निगेटिव, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, तो क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस बार एंगल हमको क्या चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज यदि देखें तो ऐसे आ जाती है। अब ये देखो, वैसे तो हम इसको टू टाइप से लिख सकते हैं। क्या है? ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक 180 था, ये पूरा क्या हो गया? 270 माइनस थीटा, या हम इसको यहाँ तक पाई है तो ये मान लेते हैं थीटा, तो क्या हो जाएगा? पाई प्लस थीटा। तो हम आर्ग्यूमेंट इन थर्ड क्वाड्रेंट क्या लिख सकते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई प्लस थीटा। गॉट इट। अब हम लोग देख रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब ये, यहाँ पे हम पॉइंट ले रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? x पॉजिटिव y निगेटिव। तो एंगल हमारा यदि ये हम थीटा मानते हैं, देखो हमने क्या सीखा था कि एंगल को ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं ना। तो ये यदि थीटा है, और थीटा ही क्या होता है हमारा? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये टोटल 360 में से थीटा माइनस कर देंगे तो ये हमारा एंगल निकल जाएगा ये पूरा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो गया हमारा? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा। या तो हम देखो, यदि हम क्लॉकवाइज इसको मेजर कर ले तो क्या इसको माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सीखा कि एंगल जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल क्या हो जाता है? निगेटिव। ओके, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? टू टाइप से निकाल सकते हैं, 2 पाई माइनस थीटा एंड माइनस थीटा। ओके, अब एक एक एग्जांपल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम इफ जेड इक्वल टू मान लेते हैं 1 माइनस आई। अब बताओ x क्या है यहाँ पे? 1, y क्या है? -1। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले नॉर्मल हम 10 निकाल लेते हैं। तो 10 का फॉर्मूला क्या बताए थे? y अपॉन मोड ऑफ y अपॉन x। तो y की वैल्यू क्या है? -1 1। तो वो मोड से बाहर आता है पॉजिटिव, तो 1 कितने डिग्री में होता है? 45 डिग्री। तो हमारा थीटा क्या आ गया? 45। पहले नॉर्मल तरीका जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल दो वैसे निकाल दो। अब हम चेक करेंगे आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने क्या बताया? 2 पाई माइनस थीटा लिख दो या माइनस थीटा लिख दो। तो थीटा हमारा क्या आया यहाँ पे? 45। तो आर्ग्यूमेंट -45 भी हो सकता है, या तो हम 360 माइनस 45 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 एंड 35 माइनस 30 315 डिग्री। तो दोनों ही आंसर
सही है हमारा आर्ग्यूमेंट दोनों तरीके से लिख। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट। इफ z इक्वल टू -1 माइनस i, तो इस कंडीशन में x क्या है -1, y क्या है -1। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z पहले नॉर्मल तरीके से जैसे हमने सिखाया आपको कि tan थीटा नॉर्मल मॉड ऑफ y अपॉन x लिख लेते हैं। तो आंसर तो 1 ही आना है क्योंकि मॉड में नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाता है पॉजिटिव, और tan कितने डिग्री में 1 होता है 45। देखो tan से tan कैंसिल, थीटा क्या आ गया 45। अब देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि x भी नेगेटिव y भी नहीं, कौन से क्वाड्रेंट है थर्ड। तो थर्ड में हमने क्या सीखा था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाता है इन थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा। तो पाई क्या है 180 प्लस 45, तो क्या आ गया हमारा 225 डिग्री। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमारा क्या हो गया 225। देखो नॉर्मल तरीका है सब में, पहले 10 आप जनरल फॉर्मूले से निकालना है, फिर उसके बाद हम आर्ग्यूमेंट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिख देंगे। ओके, बहुत ही इजी वे है। अब देखो इसमें कभी कभी क्या पूछ देता है स्टैंड प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है ये समझ लो आप। प्रिंसिपल वैल्यू जब आपसे पूछ दे, घबराना नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, एंगल लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई, मतलब -180 से लेकर 180। तो अब मान लो इसको हमको 180 के टर्म्स में लिखना है, तो फिर हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे देख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका वैल्यू यदि निकालें तो क्या कर देंगे 360 में से माइनस, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा 360 माइनस 225। तो कितना आंसर आएगा हमारा बताओ 5422 एंड ये क्या हो गया 3 माइनस 2 125। किसका माइनस का 125, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, है ना। तो नेगेटिव 125 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो जानेंगे प्रॉपर्टी ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। मान लेते हैं कि इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन सबसे पहला जैसे लॉग का प्रॉपर्टी होता था वैसे ही आर्ग्यूमेंट का प्रॉपर्टी होता है। लॉग आपने पढ़ा होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 है मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट में क्या होता था लॉग सेपरेट करते थे प्लस साइन के साथ। वैसे ही इसमें आर्ग्यूमेंट में भी हम लोग क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। सेकेंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाई z2, लॉग में भी क्या होता था सेपरेट करते टाइम माइनस का साइन लग जाता था, वैसे ही है z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ओके, एंड थर्ड प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n है, इसमें भी पावर क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में एन आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ओके, दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग देखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर फॉर्म वही फिर एक्स वाई एक्सिस हम लोग देख लेते हैं कि x ये रियल z एक्सिस है और ये क्या है इमेजिनरी z एक्सिस। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया P जिसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी x, y, क्योंकि इफ z क्या है यहाँ पे x प्लस iy हमने माना इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब इसको जब हम ज्वाइन कर लेते हैं एक बार ओरिजिन से और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि साइन कोस होता क्या है कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ यूनिट सर्कल, जहां पे x क्या होता था cos थीटा, y क्या होता था sin थीटा। y x कोऑर्डिनेट किसको डिनोट करता है cos को,
और y किसको करता है, साइन को। इसका मतलब यहाँ से O से P का डिस्टेंस क्या है, cos थीटा, और P से A का, A ले लो यहाँ, P से A का साइन थीटा। तो अभी हमने सीखा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है जी, टेन थीटा होता है, टेंजेंट एंगल होता है। यहीं से तो है साइन और कॉस, है ना। अब देखो तो पोलर फॉर्म इस कंडीशन में, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या हो जाएगा। अब देखो ये मैग्नीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ जेड। तो मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पढ़े थे हम लोग। मॉड ऑफ जेड क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, साइन थीटा, कॉस थीटा सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 होता है, 1 का रूट 1। तो ये मॉड ऑफ जेड हमारा क्या आ गया 1, या इसको हम लोग R से भी डिनोट कर लेते हैं। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू R इंटू, अब x क्या है हमारा, cos थीटा, x की जगह पे क्या लिख देंगे, cos थीटा, प्लस y क्या है, sin थीटा, तो I sin थीटा। तो दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और R इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका क्या है ये मैग्नीट्यूड, तो इसमें तो 1 आता है, लेकिन किसी में जैसे अब एक एग्जांपल ले लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखो अब हम लोग देख रहे हैं कि इसके पोलर फॉर्म जैसे दे दिया आपको, x z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i, तो इसमें x क्या है हमारा 1, y क्या है रूट 3। तो पहले हमने क्या निकाल लेना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो क्या बताए थे, मॉड y अपॉन x। तो मॉड क्या है, y क्या है रूट 3, 1 रूट 3 कितने डिग्री में होता है, 60 डिग्री में। तो टेन थीटा क्या आ गया हमारा 60, मतलब आर्ग्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा क्या रहेगा 60 रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव। अब इसका पोलर फॉर्म तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू r। इसका मॉड ऑफ z कितना आएगा, मॉड ऑफ z निकालते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3। तो क्या हो गया हमारा 1 प्लस 3 मतलब रूट 4। रूट 4 किसकी वैल्यू होती है 2। तो फॉर्मूला क्या होता है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। वैल्यू r की वैल्यू क्या है 2, 2 इंटू कॉस थीटा क्या है हमारा, कॉस तो कॉस ही रहेगा, थीटा की वैल्यू हमने सॉल्व किया, क्या आया था 60 डिग्री, प्लस आई साइन 60 डिग्री। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ 1 प्लस 3i रूट 3i।